नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं ब्रिटिश भारत के इतिहास के एक बहुत ही अहम मोड़ की। एक ऐसा कानून जिसने आने वाले कई सालों की कहानी लिख दी। तो कहानी शुरू होती है साल 1857 से। एक ऐसा साल जिसने पूरे ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिलाकर रखी थी। एक जबरदस्त भूचाल था ये। अब 1857 के उस बड़े विद्रोह के बाद अंग्रेजों के सामने एक बहुत बड़ा और बहुत मुश्किल सवाल खड़ा था कि भाई एक ऐसे देश पर राज कैसे करे जो अब आप पर जरा भी भरोसा नहीं करता। तो 1861 के इस एक्ट को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा और उस संकट को समझना होगा जिसकी वजह से ये एक्ट आया। देखिए, 1857 की क्रांति ने ना अंग्रेजों को एक बहुत बड़ा झटका दिया था। उन्हें ये एहसास हो गया था कि सिर्फ जोर जबरदस्ती से इतने बड़े देश को नहीं चलाया जा सकता। उन्हें समझ आ गया कि अगर भारतीयों को शासन से पूरी तरह बाहर रखा तो ये उनके लिए ही बहुत खतरनाक साबित होगा। मतलब कुछ तो बदलना ही पड़ेगा। तो अब अंग्रेजों को एक नई स्ट्रैटेजी, एक नई चाल की जरूरत थी और इसी जरूरत का जवाब था इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861। अभी एक्ट सिर्फ कोई कानून नहीं था, नहीं, ये एक बहुत सोची समझी चाल थी जिसके 3 बड़े मकसद थे। एक तो एडमिनिस्ट्रेशन को ठीक करना, दूसरा कुछ खास भारतीयों को साथ लाना ताकि शांति बनी रहे, और तीसरा बॉम्बे और मद्रास जैसी जगहों को उनकी कुछ शक्तियां वापस देना। तो चलिए अब जरा इस एक्ट के अंदर झांक कर देखते हैं कि आखिर इसमें था क्या। इसका जो सबसे बड़ा और कह सकते हैं ऐतिहासिक बदलाव था वो ये था कि पहली बार, जी हाँ पहली बार, भारतीयों को कानून बनाने की प्रक्रिया में शामिल किया गया। गवर्नर जनरल की लेजिस्लेटिव काउंसिल में अब नॉन ऑफिशियल सदस्य भी होंगे और इनमें कुछ भारतीय भी हो सकते थे। लेकिन यहाँ एक पेंच था। देखिए, 2 तरह के सदस्य थे। एक ऑफिशियल जो सब ब्रिटिश थे और सरकार के साथ ही वोट करते थे, और दूसरे नॉन ऑफिशियल जिसमें कुछ भारतीय थे। पर मजे की बात यह है कि इन भारतीय सदस्यों को चुना नहीं गया था, उन्हें नॉमिनेट किया गया था और इनके पास कोई असली ताकत भी नहीं थी। तो अंग्रेजों ने किन्हें नॉमिनेट किया? उन्होंने बड़े बड़े राजाओं, जमींदारों और अमीर लोगों को चुना। मतलब ऐसे लोग जिनके बारे में उन्हें लगता था कि ये उनके वफादार बने रहेंगे। इस एक्ट ने गवर्नर जनरल को एक और बहुत बड़ी ताकत दी और वो थी ऑर्डिनेंस, यानी अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अब ये क्या चीज़ है? ये एक तरह का इमरजेंसी पावर था। मतलब गवर्नर जनरल काउंसिल से बिना पूछे अपनी मर्जी से कोई भी कानून लागू कर सकता था, और उस कानून की उतनी ही अहमियत होती जितनी काउंसिल से पास हुए कानून की। जबरदस्त पावर थी ये। और आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि ये जो ऑर्डिनेंस वाली पावर है ना, ये आज भी हमारे संविधान में मौजूद है। जो पावर आज भारत के राष्ट्रपति के पास है, उसकी जड़ें सीधे सीधे इसी 1861 के एक्ट से जुड़ी हैं। तो एक तरह से इस एक्ट का नेचर ड्यूअल था, मतलब दोहरा चरित्र था। एक तरफ तो गवर्नर जनरल को वीटो और ऑर्डिनेंस पावर देकर सेंटर में कंट्रोल और भी ज्यादा मजबूत कर दिया गया। वहीं दूसरी तरफ बॉम्बे और मद्रास जैसे प्रांतों को कानून बनाने की कुछ ताकतें वापस देकर विकेंद्रीकरण यानी डिसेंट्रलाइजेशन भी किया गया। तो सवाल ये उठता है कि आखिर हम इस एक्ट को कैसे देखें, इसकी विरासत क्या है? अच्छा, अगर इसके महत्व की बात करें तो हाँ, ये एक बहुत छोटा ही सही पर पहला कदम था भारतीयों को शासन में शामिल करने का। यहीं से संवैधानिक सरकार का बीज पड़ा और इसने पिछले एक्ट्स के सेंट्रलाइजेशन वाले ट्रेंड को भी पलटा। मतलब ये आने वाले सुधारों की एक लंबी चेन की पहली कड़ी थी। लेकिन इसकी कमियां भी बहुत बड़ी थी। सच तो ये है कि भारतीयों की भागीदारी सिर्फ नाम की थी, प्रतीकात्मक। उनके पास कोई असली पावर नहीं थी। वो बजट पर बहस तक नहीं कर सकते थे, और जिन्हें चुना गया वो जनता के प्रतिनिधि नहीं बल्कि अंग्रेजों के वफादार थे। असल मकसद तो ब्रिटिश राज को और मजबूत करना था, भारतीयों को ताकत देना नहीं। जैसा कि मैंने कहा, ये एक्ट बस एक शुरुआत थी। इसके बाद 1892 में, फिर 1909 में और भी एक्ट्स आए जिन्होंने धीरे धीरे सिस्टम को बदला। तो ये एक मंजिल नहीं बल्कि एक बहुत लंबे और धीमे सफर का पहला कदम था।
तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि 1861 का एक्ट 1857 के संकट का एक जवाब था। ये कानून बनाने में भारतीयों को शामिल करने का एक बहुत ही कॉशियस, एक बहुत ही सतर्क प्रयोग था। एक ऐसा कदम जो जरूरी तो था, पर अधूरा और खामियों से भरा हुआ। और ये हमें एक बहुत बड़ी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या 1861 का ये एक्ट लोकतंत्र की तरफ पहला कदम था, या ये बस नियंत्रण का एक ज्यादा चालाक और नया तरीका था, एक ज्यादा परिष्कृत पिंजरा? ये सवाल आज भी इतिहासकारों के बीच बहस का एक बड़ा मुद्दा है।